हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की जो वीडियो है वो वन शॉट वीडियो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका वीएससी सब्जेक्ट है इथिक्स एंड कल्चर, सोल एनसी वेब और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है ये सब्जेक्ट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले हमारा, जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 30 नंबर का आता है आपका ये पेपर, जिसमें पहले आता है क्वेश्चन वो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं शॉर्ट, उसमें आप देखेंगे दैनिक जीवन में संस्कृति, कर्मयोग, स्थित प्रज्ञ और श्रेयस विश्व के लिए मानव मूल्य। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट होते हैं आपके पेपर में, तो इनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें, दैनिक जीवन में संस्कृति, यानी हमारे दैनिक जीवन में संस्कृति का क्या महत्व है। तो देखिए, संस्कृति मनुष्य के जीवन का वह अभिन्न अंग है जो उसके व्यवहार, सोच, पहनावे, भाषा, भोजन, परंपराओं और मूल्य मान्यताओं को प्रभावित करता है। दैनिक जीवन में संस्कृति हमारी दिनचर्या और जीवन शैली को इस प्रकार आकार देती है कि हम अक्सर बिना महसूस किए भी इसका पालन करते हैं। यानी हम अपनी संस्कृति से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता है, और हम अपनी संस्कृति के अनुसार जो है दैनिक जीवन में बिहेव करते हैं, चाहे वो हमारी व्यवहार हो, सोच हो, पहनावा हो, ठीक है ना, या फिर खान पान हो, परंपराएं हो। तो ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे भाषा और व्यवहार, हम जिस भाषा में बोलते हैं, अभिवादन के तरीके हमारे हो गए, बड़ों का सम्मान करना हो गया, छोटों से प्यार करना, ये सब क्या है? ये सब हमारे सांस्कृतिक मूल्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में ये सारी चीजें हमारे अंदर अपने आप डेवलप होती रहती हैं। भोजन और खान पान भी आप देखेंगे, हम क्या खाना खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, किस थाली का उपयोग होता है, त्योहारों में कौन से विशेष व्यंजन बनते हैं, ये सब किससे रिलेटेड होते हैं? ये सारे हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ठीक है ना। संस्कृति के हिसाब से हमारे अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलप होती हैं। पहनावा, दैनिक जीवन में पहने जाने वाले कपड़े, पारंपरिक वस्त्र हो गए हमारे, अवसरों के अनुसार पहनावे की शैली भी संस्कृति को दर्शाती है। यानी हम नॉर्मल कपड़े कैसे पहनते हैं, जब हमारा कोई त्यौहार होता है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, या किसी विशेष कार्यक्रम में जाते हैं तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं। तो ये सारी किससे चीज़ें जुड़ी हुई हैं? ये सारी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। त्योहार और परंपराएं, जैसे दैनिक जीवन में मनाए जाने वाले जो हमारे पर्व हैं, रीति रिवाज हैं, पूजा पाठ हैं, और जो भी सामाजिक अवसर व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। तो हम दैनिक प्रक्रिया में जो भी चीज़ें करते हैं, प्लस में जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं या कोई त्यौहार मनाते हैं, तो ये सब किससे जुड़ी हुई चीज़ें? ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, और यही हमारी जो है सांस्कृतिक पहचान भी है। सामाजिक व्यवहार और मूल्य भी जो हैं संस्कृति से आते हैं, जैसे सहयोग हो गया, सामूहिकता हो गई, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, परिवार केंद्रित जीवन। ये सारे मूल्य हमारे किससे जुड़े हुए हैं? हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो प्राचीन काल से आप देखेंगे हमारे संस्कृति में ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिनको हम जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती हैं वैसे वैसे हम भी इसको स्वीकार करते हैं और इसी के अनुसार जो है अपना जीवन जीते हैं। कला और मनोरंजन, तो कला और मनोरंजन भी आप देखेंगे हमारी संस्कृति के अटूट हिस्से हैं। जैसे लोकगीत हो गया, हमारे नृत्य हो गए, संगीत हो गए, कहानियाँ हो गई, चित्रकला हो गया, आदि हमारे मनोरंजन और अभिव्यक्ति का माध्यम बनकर संस्कृति को जो है हमारे जीवित रखते हैं। तो हम देखते हैं ना भाई, जो भी हमारे लोकगीत हैं या जो भी नृत्य कलाएं हैं, अलग अलग आप देखेंगे ना, भारत के अंदर अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वालों के अलग अलग लोकगीत होते हैं, नृत्य होते हैं, ठीक है ना। संगीत भी जो होते हैं हमारे क्षेत्र विविधताओं के हिसाब से लोगों के अलग होते हैं। कहानियाँ आप देखेंगे, हर एक क्षेत्र की अपनी कहानियाँ होती हैं जो उनकी संस्कृति से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा मनोरंजन भी करती हैं, और प्लस में क्या करती हैं भाई, हमारी जो अभिव्यक्ति यानी जो हम कहना चाहते हैं उसको भी बताने का प्रयास करती है, और जो हमारा सांस्कृतिक जीवन है, ठीक है ना, उसको भी क्या करती है, ये जीवित रखती है। तो कह सकते हैं हम भाई, इस प्रकार संस्कृति हमारे जीवन, दैनिक जीवन के हर पहलू में मौजूद है। हमारी जड़ें जोड़ती हैं ये, ठीक है। तो संस्कृति क्या करती है भाई, हमारी जो जड़ें हैं प्राचीन समय से जो चली आ रही हैं, जो हमारे परिवार की हैं, उनको क्या करती है भाई, हमसे जोड़े रखती है। समाज में क्या करती है भाई, ये एकता स्थापित करती है और जीवन को जो है अर्थपूर्ण बनाती है, ठीक है। यानी संस्कृति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और इसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी जो है संस्कृति को फॉलो करती रहेंगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा है वो कर्मयोग, ठीक है। कर्मयोग क्या होता है? तो कर्मयोग भगवत गीता में वर्णित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें निष्काम भाव से कर्म करने पर बल दिया गया है। इसका अर्थ है कर्तव्य का पालन करना, लेकिन उसके फल की इच्छा किए बिना। तो जो हमारा एक भगवत गीता, जो हमारा एक ग्रंथ है,
ठीक है। इसमें कर्म योग के बारे में बड़े अच्छे से जो है वर्णन दिया गया है, ठीक है ना। इसमें जब आप देखेंगे भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो उसमें एक कर्म योग का सिद्धांत देते हैं कि भाई मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, यानी बिना फल की इच्छा के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए हमें, ठीक है। हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने कर्तव्य को देखना चाहिए, कर्म को देखना चाहिए और उसे करते रहना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई, फल अपने आप मिलता है। तो कर्म योग सिखाता है कि मनुष्य को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, परंतु परिणाम को ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके लिए इच्छा ना करें बल्कि आप ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ दें, क्योंकि जब आप अच्छे से कर्म करेंगे तो भगवान या प्रकृति आपको उसका इनाम जरूर देगी। कर्मयोग के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, कर्मयोग में हम कौन कौन से तत्व रख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कर्मयोग में निष्काम कर्म, यानी कर्म करते समय फल की अपेक्षा ना करना, ठीक है। यानी कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। कर्तव्य पालन जरूरी है, यानी अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, ठीक है। पूरी ईमानदारी से करें और निष्ठा से करें। अनासक्ति, सफलता या असफलता से मानसिक रूप से प्रभावित ना होना, यानी जब भी आप प्रयास कर रहे हैं, बेशक से आपको सफलता मिल रही हो या असफलता मिल रही हो, तो मानसिक रूप से उसे प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आपको सफलता मिल रही है तो आप अभिमानी हो जाएं, या आपको असफलता मिल रही है तो आप निराश हो जाएं, ठीक है। हमेशा क्या करना चाहिए भाई, आगे बढ़ना चाहिए पॉजिटिव सोचते हुए। समत भाव, परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना, यानी कैसी भी परिस्थितियां आए, सुख हो दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, सब में क्या करना चाहिए, आपको एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ठीक है। तो ये कर्मयोग के मुख्य जो है आप देखेंगे तत्व हैं। कर्मयोग का महत्व क्या है, तो कर्मयोग का क्या महत्व होता है, तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका मन जो है हमेशा शांत रहेगा, व्यक्ति को आलस से, चिंता और भय से क्या होगी, मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण की भावना जो है विकसित होती है, ठीक है। तो कर्मयोग अगर आप करेंगे तो ये सारी चीजें जो आपके अंदर धीरे धीरे अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं आप कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल कर्म हमारे अधिकार में है, फल नहीं। इसलिए मनुष्य को सदैव लगन, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। यह जीवन में सफलता और शांति का क्या है, मार्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्थित प्रज्ञ, ठीक है। तो स्थित प्रज्ञ क्या होता है, स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति कहलाता है जिसका मन हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और संतुलित रहता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति, कैसी भी परिस्थितियां आए वो हमेशा आप देखिए स्थिर रहेगा, एक जगह शांत रहेगा, ठीक है, और संतुलन बना के जो है अपने निर्णय लेगा। तो यह शब्द भी आप देखेंगे भगवत गीता में आया है, जहां भगवान कृष्ण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि सभी स्थितियों में समान रहता है और किसी भी तरह की भावनात्मक उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। यानी उसके जीवन में कोई भी चीजें आ रही हो वो भावनात्मक रूप से उसको क्या है, दिखाता नहीं है, ठीक है। वो हर एक सफलता असफलता, लाभ हानि सभी स्थितियों में एक जैसा रहता है और आगे भविष्य में उसे किस तरह से रहना है इस पर जो है आगे चलता है वो, ठीक है। यानी पुरानी चीज़ों को लेकर या कोई नई चीज़ को लेकर वो कभी परेशान नहीं रहेगा, ठीक है। वो हमेशा शांत रहेगा, ठीक है, अपने भविष्य के बारे में सोचेगा, ठीक है, और किस तरह से अगर कोई समस्या है उसको किस तरह से देखना है या कोई सफलता है तो उसको कैसे देखना है, तो ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, अपने हिसाब से मैनेज करके चलता है, कभी भी उसमें भावनात्मक रूप से नहीं फंसता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं, तो देखिए वो हमेशा क्या होगा भाई, समत भाव वाला होगा, यानी सुख और दुख दोनों में आपको दिखने को मिलेगा भाई वो समान भाव रखता होगा, ठीक है। इंद्रियां निग्रह होती हैं उसकी, अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर हमेशा नियंत्रण रखेगा, ठीक है ना, कभी ज्यादा महत्वाकांक्षी आपको होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई वो निराश होकर बैठा रहेगा, वो हर दिशा में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है। आसक्ति रहित रहता है वो हमेशा, यानी वस्तुओं, व्यक्तियों या फल की लालसा से हमेशा मुक्त रहेगा, ठीक है ना, वो कभी किसी चीज की लालच नहीं करेगा। विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, परिस्थितियों के अनुसार शांत मन से ही निर्णय लेना वो क्या करेगा भाई, हमेशा आप देखेंगे परिस्थितियां कैसी भी रहेंगी, ठीक है ना, वो उसको देखकर कभी भी जो है भयभीत नहीं होगा, वो हमेशा शांत रहेगा और हमेशा सोचेगा भाई किस तरह से मैं सही निर्णय लेकर अगर कोई भी समस्या है उस समस्या से बाहर आ सकूं, ठीक है। तो विवेकपूर्ण निर्णय लेता है हमेशा एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है। स्थिर मन रहेगा, आप देखेंगे भय, क्रोध, लोभ या मोह से वो प्रभावित नहीं होता, ठीक है, ये सब चीजें जो हैं उसको प्रभावित नहीं करती, वो हमेशा स्थिर रहता है, शांत रहता है। स्थित प्रज्ञ का महत्व क्या है, तो देखिए मानसिक शांति मिलती है, संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, यानी इससे क्या होगा भाई, मानसिक रूप से वो हमेशा शांत रहेगा, संतुलन बना के रखेगा, ठीक है, ओवर बिहेव नहीं करेगा कभी भी। जीवन की समस्याओं को शांत और विवेकपूर्ण समाधान करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कोई भी समस्याएं आएंगी या कोई भी
गलत चीज अगर उसके जीवन में होगी तो वो कभी भी उससे भयभीत नहीं होगा, वो हमेशा शांत आपको दिखाई देगा और विवेकपूर्ण समाधान की हमेशा कोशिश करेगा। तो इससे क्या होता है भाई, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक विकास का मार्ग बनता है। तो वो क्या होगा भाई, आत्मिक यानी आत्मिक उन्नति होगी, वो अंदर से क्या होगा, अच्छा बनेगा, ठीक है ना। और वो अपना विकास जो है ऐसा करेगा जिससे सभी का भला हो सके, ठीक है ना। वो कभी किसी गलत चीज के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो कह देते हैं हम भाई, स्थित प्रज्ञ अवस्था मनुष्य के सर्वोच्च मनोविज्ञान और आध्यात्मिक विकास को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन को संतुलित, शांत और विवेकपूर्ण ढंग से जीते हैं और परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों अपने भीतर स्थिरता बनाए रहते हैं, ठीक है। तो हर समय आपको वो शांत दिखाई देंगे, स्थिर दिखाई देंगे, ठीक है ना। किसी भी चीज पे जो है तत्काल रिएक्शन आपको दिखाई नहीं देगा उनके अंदर, ठीक है ना। वो हमेशा क्या करेंगे भाई, परिस्थितियों के हिसाब से कैसे चलना है उसी हिसाब से जो है वो चयन करते हैं। श्रेयस्कर विश्व के लिए मानवीय मूल्य क्या है, ठीक है, इसे समझते हैं। तो मानवीय मूल्य वे मूलभूत सिद्धांत हैं जो मानव समाज को शांति, समृद्धि और सद्भाव की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, अगर से मानवीय मूल्य की बात करें, अगर मनुष्य मानवीय मूल्यों पर चलता है तो वो हमेशा क्या रहेगा भाई, शांति बनाए रखेगा, समृद्धि देखेगा अपनी, भाई किस तरह से अपना विकास किया जा सकता है, सबको साथ लेकर सद्भाव के साथ काम करने पर प्रयास करेगा वो, ठीक है। तो एक श्रेयस्कर यानी उन्नत आदर्श विश्व के निर्माण के लिए ऐसे मूल्यों की आवश्यकता होती है जो व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। यानी अगर हर व्यक्ति मानवीय मूल्यों का जो है पालन करने लग जाए तो इससे आप देखेंगे जो समाज है वो क्या होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना, ज्यादा उन्नत होगी समाज की। तो इसमें सबसे पहले आता है आपकी सत्य और ईमानदारी। तो सत्य पर आधारित जीवन समाज में विश्वास और पारदर्शिता लाता है। ईमानदार व्यवहार से लोगों के बीच भरोसा बढ़ता है जो किसी भी स्वस्थ समाज की नींव होता है। यानी अगर एक समाज में सभी लोग जो होंगे अच्छे से काम करेंगे, ठीक है ना, पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे, तो इससे आप देखेंगे भाई एक स्वस्थ समाज की जो है वो नींव होती है और समाज जो होता है हमेशा अच्छा आपको दिखाई देगा, उसमें कोई कमियां या कोई समस्या नहीं दिखाई देंगी। अहिंसा और शांति, हिंसा और द्वेष विश्व को विनाश की ओर ले जाते हैं। आपने देखा ही होगा भाई, जो भी युद्ध होते हैं चाहे देश के अंदर हो देश के बाहर हो, तो उससे क्या होता है, हमेशा विनाश ही होता है। तो इसलिए अहिंसा, सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वैश्विक सौहार्द के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि अगर अच्छा विश्व बनाना है, ठीक है ना, सौहार्दपूर्ण स्थिति लेकर आनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस विश्व में आपको भाई अहिंसा होनी चाहिए, यानी युद्ध वगैरह ना हो, सहिष्णुताओं सबके प्रति एक जैसा भाव होना चाहिए, शांतिपूर्ण अगर माहौल होगा और लोग एक दूसरे से क्या करेंगे भाई, बातचीत, अच्छे संबंध बनाएंगे, तो इससे एक अच्छा विश्व जो है बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है करुणा और सहानुभूति बहुत जरूरी है। तो दूसरों के दुख को समझना और सहायता करना मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा ही समाज को एक सूत्र में बांधती है, ठीक है ना। अगर आपके अंदर करुणा है, ठीक है ना, दया भाव है, तो इससे क्या होगा भाई, आप दूसरे के दुख सुख को समझेंगे और इससे समाज क्या होता है, और ज्यादा मजबूत होता है। नेक्स्ट आता है आपका समानता और न्याय। तो जाति, धर्म, लिंग या रंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करके ही न्यायपूर्ण और समता मूलक विश्व बनाया जा सकता है। समान अवसर देना श्रेष्ठकर समाज का प्रमुख आधार है, ठीक है। यानी आप सबको एक जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है ना, कोई भी जो भेदभाव नहीं होगा समाज में, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना रंग के आधार पर। तो इससे क्या होगा भाई, जो भी विश्व है वो क्या बनेगा, न्यायपूर्ण बनेगा, ठीक है ना। सबके लिए समान व्यवस्थाएं की जाएंगी, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। तो ये क्या होता है, यही तो है भाई विश्व में, जो सबके लिए समान अवसर हो गए, सबको एक जैसा देखना। तो इससे क्या होगा, समाज भी क्या होगा, अच्छा बनेगा, ठीक है ना, और सबके लिए क्या बनेगा, ये एक आदर्श बनेगा। तो इसलिए श्रेष्ठकर समाज जो होता है वो सभी को समान अवसर देता है, सबको एक समान समझता है, एक साथ लेने का प्रयास करता है, ठीक है। सहयोग और सेवा का भाव। तो आपसी सहयोग से ही समाज विकास करता है। बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना मानवता को जो है वो श्रेष्ठ बनाता है, ठीक है ना। अगर समाज में सब भाई एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे तो इससे क्या होगी भाई, मानवता आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। सब एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, स्वार्थ को लेकर नहीं चलेंगे, तो इससे समाज क्या होगा, बहुत बेहतर होगा।
पर्यावरण और संरक्षण की भावना, तो श्रेयस्कर विश्व केवल सामाजिक मूल्यों से नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी से भी निर्मित होता है। पर्यावरण संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। तो भाई अच्छा अगर आपको एक माहौल बनाना है, ठीक है ना, विश्व को अच्छा रखना है, तो श्रेयस्कर विश्व के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या भाई, प्रकृति को भी जो है हमें संभालना है, उसका संरक्षण करना है, क्योंकि प्रकृति का जिस तरह से दोहन हो रहा है तो हो सकता है भाई आने वाली पीढ़ियों में प्रकृति को वो संसाधन ना मिले जो आज के टाइम में है, तो हम विश्व को क्या देकर जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे। तो इसलिए भाई सामाजिक मूल्यों के साथ साथ प्रकृति को भी बनाए रखना, ये भी क्या है, श्रेयस्कर विश्व की एक महत्वपूर्ण जो है चीज है, ठीक है ना। तो ये भी कर्तव्य है भाई लोगों का कि आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखें और पर्यावरण का संरक्षण करें, ठीक है। तो कह सकते हैं भाई मानव मूल्यों का पालन कर कर ही हम एक ऐसा विश्व बना सकते हैं जिसमें शांति, प्रेम, न्याय और समृद्धि कायम रहे। इसलिए हर व्यक्ति को इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर वैश्विक कल्याण की दिशा में योगदान देना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मानव और व्यक्ति मूल्य हैं उनको सबको अपनाना चाहिए ताकि विश्व कल्याण की दिशा में हम अपना योगदान दे सकें। आइए अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, सामाजिक न्याय के विचार को प्रस्तुत करने वाली कहानी के रूप में पंच परमेश्वर का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से जो पंच परमेश्वर कहानी है उसमें न्याय के विचार किस तरह से प्रभावी होते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर सामाजिक न्याय, नैतिक सत्य और पंचायत व्यवस्था की निष्पक्षता को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। कहानी का मूल संदेश यह है कि न्याय व्यक्ति नहीं सिद्धांतों से बंधा होता है। यानी जब न्याय की बात होती है तो न्याय जो होता है वो व्यक्ति से नहीं होता बल्कि सिद्धांतों से होता है। और जब मनुष्य निजी स्वार्थ से ऊपर उठता है तभी सच्चा सामाजिक न्याय संभव हो सकता है। यानी अगर मनुष्य जो है वो अपने निजी स्वार्थ छोड़ दे और हमेशा जो है सत्यता की बात करे, सामाजिक न्याय की बात करे, तभी समाज में जो है वो एक सच्चा न्याय हो सकता है। तो इस कहानी में क्या है, इस कहानी में आप देखेंगे सामाजिक न्याय का आधार भूमि है। यानी कहानी में आप देखेंगे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जैसे दो सामान्य ग्रामीण पात्रों के माध्यम से दिखाया गया है। समाज में न्याय और समानता केवल तब संभव होती है जब निर्णय लेने वाले लोग निजी रिश्तों और भावनाओं से ऊपर उठे, और पंच बनने पर अलगू अपने प्रिय मित्र जुम्मन के विरुद्ध निर्णय देना इस विचार की सर्वाधिक सशक्त मिसाल है। यानी आप इस कहानी में देखेंगे दो सच्चे मित्र होते हैं जो साथ में रहते हैं, उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब एक पंचायत में अलगू को पंच बनाया जाता है तो वो अपने प्रिय मित्र जो उसका जुम्मन है उसके खिलाफ भी फैसला देता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो सिद्धांतों से बंधा होता है, रिश्तों से नहीं बंधा होता। तो आप देखेंगे इसमें पंचायत का लोकतांत्रिक स्वरूप दिखाया गया है। कहानी ग्रामीण भारत में प्रचलित लोक न्याय प्रणाली को आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। पंचायत औपचारिक अदालत ना होकर भी जनता के विश्वास पर टिकी संस्था है जहां न्याय की कसौटी ईमानदारी, सत्यविता और समान होती है। लेखक यह संदेश देता है कि सामाजिक न्याय केवल कानून से नहीं बल्कि नैतिक चेतना से भी संचालित होता है। तो इसमें आप देखेंगे लेखक ने बताया है कि जो पंचायत होती हैं वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाती हैं, जहां पर आप देखेंगे एक पात्र जो बड़ी ईमानदारी से और सत्यविद्धता और समानता के साथ जो है वो निर्णय देता है, जबकि सामने कौन होता है, उसका प्रिय मित्र होता है। तो इसमें आप देखेंगे निजी स्वार्थ बनाम सामाजिक निष्पक्षता आपको देखने को मिलती है। कहानी का मुख्य संघर्ष जुम्मन की बूढ़ी खाला के भरण पोषण से जुड़ा हुआ है। यानी जुम्मन जो व्यक्ति होता है वो अपनी खाला से जमीन ले लेता है और बाद में क्या करता है भाई, उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है। तो खाला की उपेक्षा यह स्पष्ट करती है कि सामाजिक न्याय के लिए संवेदनात्मक दायित्व कितना आवश्यक है। तो इसलिए भाई अब क्या है, ये तो संवेदनात्मक दायित्व है उसका भाई कि उसे अपनी बूढ़ी खाला का जो है भरण पोषण करना चाहिए, लेकिन वो इनकार कर देता है। तो खाला नाराज हो जाती है और कहाँ जाती है भाई, पंचायत में जाती है। जुम्मन और अलगू के बीच मित्रता होते हुए भी पंच बनने पर अलगू पक्षपात न कर कर न्याय के निरपेक्षता को केंद्र में रखता है। तो आप देखेंगे जब भाई पंचायत बैठती है तो वहां पर आप देखेंगे पंच के रूप में अलगू को चुना जाता है और न्याय की बात करने के लिए रखा जाता है। तो भाई जब वो देखता है, जब वो पंचायत की कुर्सी पे, पंच की कुर्सी पर बैठता है तो उसे सब समान दिखाई देता है और उसे क्या, सामाजिक न्याय और सिद्धांत दिखाई देते हैं, नैतिक मूल्य दिखाई देते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि वो क्या करता है भाई, जो अपना मित्र, खुद का मित्र है, उसके खिलाफ फैसला देता है और पूरे भरण पोषण की जिम्मेदारी जो है वो जुम्मन पर जो है रख देता है। तो इससे जुम्मन जो होता है उससे नाराज भी हो जाता है।
न्याय का नैतिक प्रभाव, तो अलगू द्वारा निष्पक्ष निर्णय देने से जुम्मन के भीतर भी आत्मचेतना जागती है। बाद में जब जुम्मन पंच बनकर अलगू के पक्ष में सच का साथ देता है, तब कथा का यह सिद्ध करती है कि न्याय का प्रभाव व्यक्ति के भीतर से बदल देता है। यानी आप देखेंगे भाई कि ऐसी एक स्थिति आती है अलगू के पक्ष में भी, यानी अलगू जो होता है उसका भाई एक बैल होता है जो किसी को देता है, और वो बैल जो होता है वो मर जाता है। जब से वो अलगू से हर्जाना मांगने जाता है तो वो मना कर देता है। उसके बाद फिर पंचायत बुलाई जाती है, और इस बार पंच जो है वो जुम्मन को बनाया जाता है, जो इस समय अलगू का जो है दुश्मन हो चुका था। लेकिन जब वो पंच की कुर्सी पर बैठता है तो उसके अंदर भी वही सैद्धांतिक नैतिक मूल्य जाग जाते हैं जो उस समय आप देखेंगे अलगू के अंदर जागे थे। और वो किसके पक्ष में फैसला देता है, यानी जो उसका दुश्मन हो चुका था अलगू, उसके पक्ष में वो फैसला देता है। यानी आप देखेंगे यहाँ पर जब उसे पंच की कुर्सी मिलती है तो उसे नैतिक मूल्य, समाज और समानता नजर आती है। ठीक है, तो यही सामाजिक न्याय ही सबसे बड़ी विशेषता है, केवल विवाद निपटाने का माध्यम नहीं बल्कि चरित्र निर्माण की भी प्रक्रिया है। तो जब समाज में भाई किसी को पद मिलता है, जिम्मेवारी मिलती है, तो वो उन नैतिक मूल्यों का भी पालन करता है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो सामाजिक समानता और मानवीय मूल्यों का आधार होता है। तो लेखक ने दिखाया है कि न्याय का अधिकार किसी एक वर्ग, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। हिंदू अलगू द्वारा मुसलमान जुम्मन के खिलाफ और बाद में मुसलमान जुम्मन द्वारा अलगू के पक्ष में दिया गया निर्णायक सांप्रदायिक समरसता और समान सामाजिक मूल्य को सुदृढ़ करता है। यह संदेश आज के बहुसांस्कृतिक समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। ठीक है, तो आज के टाइम में अभी आप देखेंगे भाई कि बेशक से मित्र हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन बाद में आप देखेंगे वही जब मूल्य सामने आते हैं तो वो साथ में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यही समाज की जो है एक अवधारणा है जिसको लेकर चलना बहुत जरूरी है, तभी समाज को जो है अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो कह सकते हैं भाई पंच परमेश्वर सामाजिक न्याय की सार्थक अभिव्यक्ति है। इसमें प्रेमचंद बताते हैं कि जब मनुष्य पंच की स्थिति में पहुंचता है तो उसके भीतर ईश्वर का वास होता है, क्योंकि सत्य और न्याय सर्वप्रिय होते हैं। यानी जब वो पंच की कुर्सी मिलती है तो एक व्यक्ति जो होता है वो परमेश्वर बन जाता है। कहानी सामाजिक न्याय को न केवल आदर्श बल्कि व्यवहारिक रूप में चित्रित करती है, इसलिए यह भारतीय साहित्य में न्याय चेतना की महत्वपूर्ण कृतियों में जो है स्थापित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिति में सामाजिक न्याय करके बारे में आप क्या विचार है, अपने उत्तर के उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ठीक है, तो सामाजिक न्याय के बारे में आपके क्या विचार हैं ये देखते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, गरिमा, अधिकार और सम्मान प्रदान करना, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, सामाजिक आर्थिक स्थिति या क्षमता का हो। मेरे विचार से किसी भी स्थिति में सामाजिक न्याय वही है जो न्याय को व्यक्ति समूह की पहचान नहीं बल्कि उसके अधिकार और मानवीय गरिमा के आधार पर देता हो। ठीक है ना, यानी सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी को अधिकार मिलना चाहिए, समाज एक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई समाज में जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको सारी फैसिलिटी दी जाए, जो गरीब है उनको अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, तो ये कभी भी एक अच्छा समाज नहीं हो सकता। समान अवसर का सिद्धांत जरूरी है सामाजिक न्याय के लिए। तो आप देखेंगे कि भाई समाज जो है, सामाजिक न्याय का प्राथमिक उद्देश्य है कि सभी लोगों को शिक्षा देना, रोजगार देना, स्वास्थ्य देना, पहचान और विकास के अवसर समान रूप से मिले। यानी एक व्यक्ति जो है समाज में रह रहा है तो उसे सामाजिक न्याय तभी मिलेगा कि हर एक व्यक्ति को जो है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पहचान और विकास के अवसर मिलेंगे, तो वो क्या कर सकेगा भाई, अपना डेवलप कर सकेगा। जैसे यदि एक गरीब परिवार का बच्चा केवल गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाता है तो यह सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। सरकारी छात्रवृत्ति योजनाएं उस बच्चे को समान अवसर देकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती हैं। तो भाई एक गरीब परिवार का बच्चा है, ठीक है ना, उसकी स्किल्स भी अच्छी हैं, वो भी अच्छा पढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ गरीबी के कारण, क्योंकि भाई उसके पास पैसे नहीं है, वो वंचित रह जाए, तो इसे हम सामाजिक न्याय नहीं कह सकते। ठीक है, तो उसे भी सरकार क्या करे भाई, छात्रवृत्ति योजनाएं दे, जिससे वो भी क्या कर सके भाई, उसे भी समान आगे बढ़ने का अवसर मिले, तभी तो सामाजिक न्याय होगा संभव। ठीक है, फिर आता है भेदभाव का विरोध होना चाहिए। तो किसी भी स्थिति में भेदभाव, चाहे वह जाति हो, लिंग हो, धर्म के आधार पर हो या सामाजिक न्याय का उल्लंघन हो, इन सब चीजों को रोकना जरूरी है। यदि किसी महिला को केवल महिला होने के कारण वेतन या पद में भेदभाव झेलना पड़े तो यह क्या है, ये भी तो अन्याय ही है। समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करती है। तो भाई चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, अगर समान काम कर रहा है तो समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, तो भेदभाव जो है खत्म होना भी जरूरी है सामाजिक न्याय के लिए।
कमजोर वर्गों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो सामाजिक न्याय यह स्वीकार करता है कि समाज में कुछ समूह ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं, इसलिए उन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब रहे हैं, पिछड़े रहे हैं, ठीक है, उनका आर्थिक शोषण हुआ है, सामाजिक शोषण हुआ है, तो इसलिए भाई उन्हें भी आगे आने के लिए सरकार को सहायता करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलना जो है वो सामाजिक न्याय का हिस्सा है, क्योंकि यह उनका अधिकार छीनने नहीं बल्कि समान स्थिति प्रदान करने का प्रयास है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा भाई कि अगर प्राचीन समाज की बात करते हैं तो उस समय जो है हमारे पिछड़े और अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उनका काफ़ी शोषण हुआ। ठीक है, उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया। तो उसके बाद जब भारत आज़ाद होता है और जो हमारा संविधान बनता है तो उनको भी समाज में समान स्थिति देने के लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था करी गई। ठीक है, ताकि कमजोर जो वर्ग हैं उनकी भी सुरक्षा की जा सके और उनको भी मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। न्याय में निष्पक्षता होनी चाहिए। सामाजिक न्याय का अर्थ बिना किसी दबाव या पक्षपात के निर्णय देना है। उदाहरण, प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में अलगू द्वारा अपने मित्र जुम्मन के विरुद्ध निर्णय देना इस बात को दर्शाता है कि न्याय जो है निष्पक्ष हो तो सामाजिक न्याय कहा जाता है। यानी न्याय जो होना चाहिए भाई वो निष्पक्ष होना चाहिए। कभी भी भाई किसी ऐसे वर्ग का साथ ना दो भाई, जो अमीर है तो उसका साथ दे दो न्याय में, और गरीब जो है वो बेचारा पिछड़ा रह जाए क्योंकि उसे न्याय ही नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ें गलत हैं। समाज जो होना चाहिए, समाज में सबके लिए जो न्याय होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जरूरत के अनुसार सहायता करना, तो सामाजिक न्याय की समानता की जगह न्याय संगत समानता को महत्व देता है। तो भाई आप देखेंगे सामाजिक न्याय क्या करेगा, न्याय संगत समानता का इंपॉर्टेंट रोल होता है समाज में। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप देखें एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए ब्रेल पुस्तकें, रैंप, आरक्षित सीटें या विशेष परीक्षाएं देना समानता नहीं है बल्कि न्यायसंगत समानता है, जो उन्हें समाज में बराबरी का जीवन देता है। तो भाई कुछ समानताएं जो होती हैं वो न्याय संगत होती हैं। एक व्यक्ति है भाई वो देख नहीं सकता, तो आप उसको नॉर्मल बुक तो दे नहीं सकते कि वो पढ़ ले, तो उसके लिए जो ब्रेल लिपि होती है वो पुस्तकें उनको मुहैया कराई जाएंगी, तभी तो वो जो एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति है उससे मुकाबला कर पाएगा। ठीक है, उसको कहीं आना जाना है तो भाई क्योंकि वो अपाहिज है, वो चढ़ उतर नहीं सकता, तो उसके लिए रैंप की व्यवस्था कराई जाए। और साथ में भाई वो कंपटीशन जो है सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ नहीं कर सकता, तो उसको कुछ सीटें आरक्षित करी जाएं ताकि उसको भी जो है समान दर्जा मिल सके समाज में। तो इसे क्या कहा जाता है भाई, न्याय संगत समानता। ठीक है, तो जरूरत के अनुसार भी सहायता होनी चाहिए। तो कह सकते हैं हम भाई कि मेरे विचार से सामाजिक न्याय वही है जो हर व्यक्ति को उसकी गरिमा और अधिकारों के साथ जीने का अवसर देता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसके लिए आवश्यक है कि समाज भेदभाव मुक्त हो, कमजोर वर्गों को सहारा मिले और निर्णय हमेशा निष्पक्षता और मानवतावादी हो। तो सामाजिक न्याय न केवल व्यवस्थाओं का विषय है बल्कि मानव संवेदना और नैतिकता का भी जो है वो आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आधुनिक संसार में हम हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हैं। आपके अनुसार कौन कौन से मूल्यों को साझा कर हम इन परिस्थितियों में सामंजस्य बैठा सकते हैं? ठीक है, तो देखिए आधुनिक संसार जो है वो तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण, प्रतिस्पर्धा, पर्यावरण संकट, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक असमानताओं जैसी चुनौतियों से भरा हुआ है। तो इन परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ सार्वभौमिक मानव मूल्यों को साझा करना आवश्यक है, जो न केवल व्यक्ति चरित्र को मजबूत करते हैं बल्कि समाज को भी सहयोग और सहानुभूतिशील बनाते हैं। तो कुछ सार्वभौमिक जो मानव मूल्य हैं उनको बताना बहुत जरूरी है और सबका उनका पालन भी करना चाहिए, तभी जो है एक शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक जो है विश्व बन सकता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सहिष्णुता और सम्मान। तो विविधताओं से भरे समाज में मतभेद जो होते हैं वो स्वाभाविक होते हैं। आपने देखा होगा भाई समाज में जाति, धर्म, भाषा, जीवन शैली आदि के अंतर को स्वीकार कर परस्पर सम्मान देना सामाजिक सौहार्द है की बुनियाद है। तो आज के समाज में भी आप देखेंगे भाई हमारे यहाँ कानूनी तौर पर ये सारी चीज़ें तय करी गई हैं, संविधान में भी लिखा गया है कि भाई हर जाति, धर्म, भाषा के जो लोग हैं वो समान है, सबको एक समान मानना चाहिए, एक साथ लेकर चलना चाहिए, तभी क्या हो सकता है भाई समाज एक अच्छा समाज बन सकता है। तो सहिष्णुता हमें संघर्ष के बजाय संवाद की ओर प्रेरित करती है। तो भाई अगर हम सहिष्णु हैं, सबके अधिकारों को समझते हैं, ठीक है, सबको समान मानते हैं, तो इसमें आप देखेंगे भाई कभी संघर्ष नहीं होगा, लोग एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, बल्कि अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का संवाद के द्वारा हल करने का जो है वो प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो एक सहिष्णु और सम्मान जो होना बहुत जरूरी है समाज को आगे ले जाने के लिए।
सहानुभूति बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके दृष्टिकोण को महसूस करना आधुनिक तनावपूर्ण जीवन में बेहद जरूरी है। सहानुभूति हमें दूसरों की स्थिति को समझकर संवेदनशील निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यानी आप सहानुभूति रखते हैं तो दूसरों की स्थिति को भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, उसकी जो समस्या है उसके प्रति संवेदनशील होंगे तो अच्छे से क्या कर सकते हैं, आप निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सहयोग और सहभागिता बहुत जरूरी है। तो आज के जटिल मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, डिजिटल सुरक्षा हो गई, असमानता अकेले हल नहीं किए जा सकते। तो भाई जलवायु परिवर्तन किसी एक देश की तो समस्या नहीं है, भाई संपूर्ण विश्व की समस्या है। तो एक अकेले व्यक्ति तो इसको हल नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या जरूरत है भाई, पूरे विश्व में सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। डिजिटल सुरक्षा जो है किसी एक की समस्या नहीं है भाई, आज पूरा विश्व जो है डिजिटलाइज है, हर किसी का डेटा जो है आप देखेंगे भाई डिजिटल हो चुका है। तो अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो उसको बचाने के लिए भी भाई सबको एक साथ आना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। और जो असमानताएं हैं पूरे विश्व में फैली हुई, समाज में फैली हुई, उसको भी अगर दूर करना है तो बातचीत के द्वारा, संवाद के द्वारा इकट्ठा होकर ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। ठीक है, तो टीम वर्क, साझा जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयास हमें बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। तो ये जितने बड़े चीजें हैं इसको अकेले सोल्व नहीं किया जा सकता, तो इनके लिए भाई टीम वर्क की जरूरी है, साझा जिम्मेदारी जरूरी है, सामूहिक प्रयास भी जो है वो जरूरी है। सत्यनिष्ठ और नैतिकता जरूरी है। भ्रष्टाचार, फेक न्यूज, धोखाधड़ी तथा नैतिक विचलन आधुनिक समाज की बड़ी चुनौतियां हैं। तो आज के टाइम में देखेंगे भाई ये चीजें बहुत ज्यादा फैल रही हैं। सत्य, ईमानदारी और नैतिक आचरण न केवल व्यक्तिगत विश्वसनीयता बढ़ाते हैं बल्कि समाज में पारदर्शिता और विश्वास पैदा करते हैं। यानी आप सत्य बोल रहे हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, नैतिक आचरण के अनुसार जो है काम कर रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति में या विश्व में जो होगी आपकी विश्वसनीयता जो है वो बढ़ती है। तो और समाज तभी आप देखेंगे पारदर्शी भी होगा और लोग एक दूसरे पर विश्वास भी करेंगे। लेकिन अगर वहीं आप देखेंगे भ्रष्टाचार है, फेक न्यूज है, धोखाधड़ी है, तो इससे क्या होगा भाई, समाज की स्थिति जो है हमेशा बिगड़ती रहेगी, समाज कभी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व जरूरी है। तो हर व्यक्ति को अपने कार्य, पर्यावरण, समाज और तकनीक के उपयोग के प्रति जिम्मेदार होना आवश्यक है। उत्तरदायित्व का भाव सामंजस्यपूर्ण समाज निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भाई जो भी समस्याएं हैं समाज के अंदर, हर एक व्यक्ति को मिलकर जिम्मेदारी उठाकर वो उत्तरदायित्व का पालन करना पड़ेगा, तभी जो समाज है वो अच्छा बन पाएगा या समाज में जो समस्याएं हैं उनको खत्म किया जा सकेगा। ठीक है, तो जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व भी बहुत जरूरी है। फिर आता है आपका पर्यावरणीय संवेदनशीलता। तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय संकट हमारे अस्तित्व को चुनौती देते हैं। स्थिरता, संरक्षण और प्रकृति के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण सामूहिक भविष्य को सुरक्षित करते हैं। अगर आपके अंदर चेतना है, ठीक, आप समझते हैं पर्यावरण को, ठीक है ना, आपको जरूरत है, आपको लगता है कि भाई इसके लिए काम करना चाहिए, तभी जो चीजें हैं वो काम करेंगी। ठीक है, तो भविष्य में अगर आपको भविष्य को सुरक्षित करना है तो इसके लिए भी प्रयास करना जरूरी है। ठीक है, तो व्यक्ति को, समूह को खुद संवेदनशील होना पड़ेगा, इन सब चीजों के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज भी जो है जरूरी है ताकि भविष्य को जो है बचाया जा सके। अहिंसा और शांति इंपॉर्टेंट है। तो विचार, व्यवहार और भाषा में अहिंसा अपनाने से संघर्ष कम होते हैं। शांति का मूल्य विश्व समुदाय को जोड़ने वाला सबसे बड़ा सूत्र है। ठीक है ना, अगर आपके विचार मिल रहे हैं, व्यवहार अच्छा है, ठीक है, आप अहिंसा अपनाते हैं, तो इससे क्या होगा भाई, वैचारिक जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी। ठीक है ना, जो संघर्ष हैं वो खत्म होंगे, शांति स्थापित होगी, विश्व मूल्य जो होंगे वो बढ़ेंगे, तो पूरा विश्व जो होगा इकट्ठा होगा, एक सूत्र में बंधेगा, और अगर कोई समस्या है तो समस्याओं के लिए लड़ेगा। तो शांति और अहिंसा से जो काम करना वो भी जरूरी है। तो कह सकते हैं हम भाई, ये स्पष्ट है कि सहिष्णुता, सहानुभूति, सहयोग, सत्यनिष्ठा, जिम्मेदारी, पर्यावरण संवेदनशीलता और अहिंसा जैसे सार्वभौमिक मूल्य को साझा करके ही हम आधुनिक चुनौतियों को संतुलित तरीके से निपटा सकते हैं। तो इन मूल्यों का अनुसरण ना केवल हमें बेहतर व्यक्ति बनाता है बल्कि एक शांत, सुरक्षित, सामंजस्यपूर्ण समाज निर्माण का भी मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, तो इन नैतिक मूल्यों का होना भी समाज में जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा और साझा करने के मूल्य की समझ भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता होती है। ठीक है, तो करुणा और साझा करना ऐसे मानवीय मूल्य हैं जो न केवल समाज को बेहतर बनाते हैं बल्कि व्यक्ति के आंतरिक भावनात्मक संतुलन को भी क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। तो इन मूल्यों को समझकर और अपनाकर व्यक्ति मानसिक तनाव, अकेलेपन तथा नकारात्मक भावनाओं से उबरने में सक्षम हो पाता है। तो करुणा हमें क्या करती है भाई, संवेदनशील और समझदार बनाती है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख दर्द महसूस करना और उनकी सहायता के लिए तत्पर होना। जब व्यक्ति करुणाशील बनता है तो उसके भीतर नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध,
ईर्ष्या, असंतोष धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इससे मानसिक शांति बढ़ती है और भावनात्मक संतुलन सहज रूप से विकसित होता है। यानी अगर आपके अंदर करुणा है तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर जो क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, असंतोष हो गया, ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या होती हैं भाई, कम होने लगती हैं। और आप भावनात्मक रूप से चीजों को समझते हैं, शांतिपूर्ण चीजों को समझते हैं। इस वजह से क्या होता है भाई, आपका जो संतुलन होता है वो काफी सहज होता है, ठीक है, और आपका जो व्यक्तित्व होता है वो ज्यादा निखर कर आता है। नेक्स्ट है, करुणा तनाव और अकेलेपन को कम करती है। तो दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार सामाजिक जुड़ाव बढ़ाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह सिद्ध है कि दूसरों की मदद करने से टोसिन और एंडोफोर्मिन जैसे हैप्पी हार्मोन सक्रिय होते हैं। यानी अगर किसी की सहायता कर रहे हैं तो उसको आपको आंतरिक तौर पर जो है वो अच्छा महसूस होता है, आप अच्छा फील करते हैं, जिससे आपका तनाव कम होता है, आप सकारात्मक भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो भावनात्मक रूप से मजबूत होता है, ठीक है। साझा करने में रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ता है। साझा करना, चाहे वह समय हो, संसाधन हो या भावनाएं हो, मानवीय संबंधों में गहराई लाते हैं। यानी आप किसी के साथ हैं, समय साझा कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई संसाधन किसी को दे रहे हैं या भावनात्मक रूप से आप किसी से जुड़े हुए हैं, तो इससे क्या होता है भाई, आपके संबंध जो होते हैं वो उस व्यक्ति से अच्छे बनते हैं। जब हम अपनी खुशियां, चिंताएं और अनुभव दूसरों को साझा करते हैं तो मन का बोझ थोड़ा हल्का होता है। इससे मानसिक दबाव कम होता है, ठीक है। यानी हम किसी मित्र से अपनी कोई भी बात बताते हैं, अगर कोई समस्या है, तो इससे क्या होता है भाई, हमारा मन जो होता है वो हल्का होता है, ठीक है, और भावनाएं जो होती हैं वो संतुलित रहती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, आपकी भावनाएं भी संतुलित रहेंगी, ठीक है। आपका मित्र आपसे अच्छे से बात करेगा, आपकी कोई समस्या है तो उसमें आपको हल भी बता सकता है, ठीक है। तो ये चीजें भी जरूरी हैं। साझा करना आत्म केंद्रितता को कम करता है। जब व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है तो निराश, असफलता या तुलना जैसी भावनाएं उसे अधिक प्रभावित करती हैं, ठीक है। आप निराश हैं भाई और आप असफल हैं, ठीक है, तो आप क्या होंगे भाई, अगर अकेले में इन सब चीजों को सोचेंगे तो आप जो होगा ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। लेकिन आप साझा करेंगे तो क्या होगा, साझा करने का मूल्य व्यक्ति को सामूहिक सोच की ओर ले जाता है। तो आप किसी से भाई साझा करेंगे तो व्यक्ति क्या करेगा, आपको सामूहिक सोच देगा ना, आप दोनों मिलकर उस समस्या को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा भाई, आत्म केंद्रितता कम होकर भावनात्मक परिपक्वता बढ़ती है। तो इससे क्या होगा, जो आप अपने आप में सीमित हैं, ठीक है, जो आपकी सोच थोड़ी छोटी रह जाती है, उससे आपको वो सब चीजें बाहर निकालती हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो आत्म केंद्रितता जो कम होती है और आप जो होते हैं दूसरों से बात करते हैं तो आपको बताता है भाई किस तरह से आप इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, जो आपका जो आपके दोस्त के साथ है वो भावनात्मक जो परिपक्वता है वो बढ़ती है, ठीक है ना। आपका डिप्रेशन भी कम होगा भाई, आप चीज़ों को और बेहतर अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, और आप जो भी समस्या उस समस्याओं को क्या कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। इसलिए किसी भी बात को साझा करना जो है सबसे अच्छी तरीका होता है अपनी समस्याओं का हल निकालने का। करुणा और साझा करना असंतोष का भाव उत्पन्न करते हैं। तो दूसरों की मदद करने पर मिलने वाला आत्मसंतोष मानसिक स्थिरता पैदा करता है। यह संतोष व्यक्ति को संतुलित दृष्टिकोण, क्षमाशीलता और सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करता है, जो भावनात्मक संतुलन का आधार होता है, ठीक है। तो करुणा हो गया, साझा हो गया, तो ये दोनों चीजें क्या करते हैं भाई, आत्मसंतोष देते हैं, ठीक है, अच्छे भाव उत्पन्न करते हैं, भावनात्मक संतुलन बढ़ाते हैं, ठीक है। सामाजिक समर्थन नेटवर्क मजबूत होता है। तो करुणा और साझा करने से व्यक्ति के चारों ओर एक सहायक सामाजिक वातावरण बनता है, ठीक है भाई। वो व्यक्ति किसी की सहायता कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी की सहायता कर रहा है, तो इससे क्या होता है, एक सामाजिक जो है वो वातावरण बनता है जो एक दूसरे की सहायता करते हैं। कठिन समय में यह नेटवर्क भावनात्मक सहारा देता है। अगर आपके सामने कठिन समय है तो इस समय आपको भावनात्मक तौर पर भी सहारा मिलता है, जिससे व्यक्ति चुनौतियों का सामना जो है शांति और आत्मविश्वास के साथ कर सकता है, ठीक है। अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो आप कोई भी समस्या का सामना भाई आसानी से और शांति से कर सकते हैं, और आपके अंदर क्या होता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है, ठीक है। तो कह सकते हैं इस प्रकार करुणा और साझा करने के मूल्य न केवल दूसरों के प्रति हमारी मानवता को व्यक्त करते हैं, बल्कि हमें भीतर से भावनात्मक रूप से मजबूत और शांत, संतुलित बनाते हैं। ये मूल्य तनाव कम करते हैं, सकारात्मकता बढ़ाते हैं, रिश्तों को सुदृढ़ करते हैं और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। अतः हमें भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने में करुणा तथा साझा करने की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नैतिक निर्णय लेने का आधार परिस्थितियों पर निर्भर होता है, चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो नैतिक निर्णय वे निर्णय हैं जो सही, गलत, उचित, अनुचित, न्याय, अन्याय के मानकों पर लिए जाते हैं। प्राय माना जाता है कि नैतिक सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, परंतु वास्तविक जीवन में पाए जाने वाले विविध परिदृश्य यह स्पष्ट करते हैं कि नैतिक निर्णय अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। इसलिए यह
कथन कि नैतिक निर्णय लेने का आधार परिस्थितियों पर निर्भर है काफी हद तक यथार्थपूर्ण लगता है। तो भाई नैतिक निर्णय होते हैं, कई बार आप देखेंगे परिस्थितियों के हिसाब से जो है वो बदल जाते हैं। परिस्थितियां जो होती हैं विकल्पों को बदल देती हैं। कई बार व्यक्ति के सामने उपलब्ध विकल्प परिस्थितियों के अनुसार भिन्न होते हैं। उदाहरण आपातकाल हो गया, जीवन मृत्यु की स्थिति हो गई, सामाजिक दबाव हो गया, आर्थिक संकट में निर्णय सामान्य स्थितियों से अलग होते हैं। यानी आप किसी समस्या में हैं तो उस समय आप देखेंगे भाई नैतिक मूल्य काम नहीं करते। आप उस समय कोई ना कोई कई बार ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो आपको नहीं भी लेने होते हैं। ठीक है, तो परिस्थितियां डिपेंड करती हैं कि भाई आप कौन से निर्णय ले रहे हैं। तो इस प्रकार परिस्थितियां निर्णय की दिशा को कई बार प्रभावित करती हैं। नैतिक दुविधाएं परिस्थिति आधारित होती हैं। ठीक है, तो अनेक बार दो नैतिक मूल्यों के बीच टकराव होता है, जैसे सत्य बोलना बनाम किसी की जान बचाना। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को यह विचार करना पड़ता है कि इस स्थिति में कौन सा मूल्य प्राथमिकता है। ठीक है, कई बार आपके सामने भी ऐसी स्थितियां होती हैं कि भाई अगर आप सत्य बोलेंगे तो किसी का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो आप उस समय क्या करेंगे भाई, उस व्यक्ति की, मान लीजिए उस व्यक्ति की जान जा रही है तो आप सत्य बोल रहे हैं तो उसकी जान जा सकती है। तो उस समय आप इस पर में क्या करेंगे, अपने नैतिक मूल्य को देखेंगे कि भाई सत्य नहीं बोलना चाहिए। उस समय आपका पहली परिस्थिति में ये विकल्प होगा कि भाई उसकी पहले जान बचाई जाए। ठीक है, तो नैतिक दुविधाएं कई बार आ जाती हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक परिवेश का प्रभाव होता है। तो नैतिक निर्णय केवल सिद्धांत पर नहीं बल्कि उस समाज की परिस्थितियों पर आधारित होते हैं जिसमें व्यक्ति रहता है। उदाहरण, एक संस्कृति में किसी कार्य को नैतिक माना जाता है जबकि दूसरे में वही कार्य अनुचित हो सकता है। ठीक है, तो ये भी समस्याएं हैं भाई। पारिवारिक तौर पर भी कई चीजें सही या गलत हो सकती हैं। तो इस समय भी आप देखेंगे भाई आपको परिवार के साथ जाना है या किसी और चीज के साथ जाना है, तो उस समय भी जो है आपकी जो परिस्थितियां हैं वो आपके नैतिक मूल्यों के आड़े आ सकती हैं। परिस्थिति व्यक्ति की जिम्मेदारियां और भूमिका को बदलती हैं। जैसे किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति की भूमिका, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, मित्र, निर्णय को परिवर्तित कर सकते हैं। प्रत्येक भूमिका की नैतिक उपेक्षाएं भिन्न होती हैं, इसलिए निर्णय भी बदले जा सकते हैं। तो भाई आप किस पेशे में हैं, ठीक है ना, आपको किस तरह से निर्णय लेना है वो परिस्थितियां ही आपको बताती हैं। तो आपकी जो भी स्थितियां होंगी आप उसी के हिसाब से क्या करेंगे भाई, निर्णय लेंगे। समय, संसाधन और जानकारी की उपलब्धता का प्रभाव। तो जब जानकारी अधूरी होती है या समय सीमित होता है तो नैतिक निर्णय आदर्श नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहारिक होना पड़ता है। तो भाई आपके पास जानकारी नहीं है, समय नहीं है, तो उस समय आप भाई नैतिक निर्णय या आदर्श नहीं देखेंगे ना। उस समय जो परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि निर्णय परिस्थितिक कारकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो परिस्थितियां कैसी हैं उसके आधार पर भी भाई निर्णय लेना पड़ता है। आधुनिक वैश्विक चुनौतियों में पारिस्थितिक आधारित नैतिकता महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे तकनीक, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नैतिक निर्णय अक्सर परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें महामारी के दौरान लॉकडाउन जैसे लगाया गया, वैक्सीन वितरण हो गया, चिकित्सा संसाधनों का विभाजन, यह निर्णय आदर्श नैतिक सिद्धांतों से अधिक तत्काल परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। तो कितनी सारी समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं को किस तरह से हल निकल जाए, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्रकृति पर निर्भर करती हैं और उसके आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर ही जो निर्णय लेना पड़ता है। तो भाई जब चुनौतियां आती हैं तो उसके हिसाब से ही निर्णय लेना पड़ता है। उस समय नैतिक और जो नैतिकता है वो कई बार जो है वो पीछे भी हट जाती है। फिर भी मूल नैतिक मूल्यों दिशा प्रदान करते हैं। तो हालांकि परिस्थितियां नैतिक निर्णय प्रभावित करती है, परंतु सत्य, न्याय, करुणा, समानता, मानवता जैसे मूलभूत मूल्य हर परिस्थितियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो बेशक भाई परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कई बार निर्णय गलत लेने पड़ जाते हैं या नैतिक मूल्यों से अलग हटकर लेने पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी आज देखेंगे आज के समय में भी सत्य, न्याय, करुणा, समानता, मानवता ये सबसे मूलभूत नैतिक मूल्य हैं जो हमेशा आपको एक अच्छा मार्ग ही दिखाते हैं। तो इस प्रकार परिस्थितियां निर्णय के आकार देती हैं लेकिन मूल्य उसका आधार मजबूत करते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा कभी भी कोई फैसला लेते हैं तो उन सब में इन नैतिक मूल्यों को ध्यान रखते हैं, उसके बाद ही फैसला लिया जाता है। तो आज भी आप देखेंगे नैतिक मूल्यों का आधार जो है यही मूल्य है। तो कह सकते हैं भाई स्पष्ट है कि नैतिक निर्णय लेने में परिस्थितियां अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो वास्तविक जीवन की जटिलताएं, दुविधा, सामाजिक परिवेश, उपलब्ध संसाधन और व्यक्ति की भूमिका सबसे मिलकर निर्णय को प्रभावित करती है। तो इसलिए नैतिकता का आदर्श रूप सार्वभौमिक हो सकता है परंतु उसका व्यवहारिक रूप परिस्थितियों के अनुसार लचीला होना आवश्यक है। तो भाई कई बार व्यवहार जो होता है वो परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करता है, लेकिन वो लचीला होता है भाई कि ऐसा नहीं कि हमेशा परिस्थितियां ऐसी रहती हैं। तो जो नैतिक मूल्यों का आधार है वो हमेशा वैसा ही रहता है, बस परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी उसमें चेंजेस करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।